हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल पढ़ा था। दो केसेस अच्छे से कर लिए थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट। आपको बीच में एक दिन का गैप भी मिला था अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के लिए। अब हम लोग आ रहे हैं एक थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, दैट इज ए जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट के लिए हम लोगों ने डायपोल के लिए फील्ड भी निकाला हुआ था, वो भी डेरिवेशन देखा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ बातें आपको डेरिवेशन से पहले एक आध बातें हम बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना पहले, क्योंकि डेरिवेशन में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली बात तो ये देखना, हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं। आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा लाइन 2 थोड़ी छोटी है, लाइन 1 बड़ी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लाइन 2 के बराबर का पोर्शन लाइन 1 से काट दीजिए, या फिर मैं आपसे बोल सकता हूं कि लाइन 2 की एक इमेज बना लीजिए लाइन 1 पर। दोनों ही बातें सेम हैं। लाइन 2 की एक इमेज बना लीजिए 1 पर, या फिर आइडेंटिक बिल्कुल इक्वल इमेज बना लीजिए 1 पर कहने का है, या फिर 2 के बराबर का पोर्शन 1 पर काट लीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे या क्या करते हैं, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि इसके बराबर का पोर्शन इसमें से कट करना है तो क्या करते हैं, इसके दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कैसे हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? यानी कि किन्हीं दो पैरेलल लाइंस से अगर एक के बराबर पोर्शन कट करना हो तो हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। क्लियर है इतनी बात? ये बहुत छोटी सी बात थी, हालांकि अब मैं इसके बाद एक और बात बोलने जा रहा हूं। डायपोल के बारे में बात करिएगा। डायपोल क्या था? एक बहुत छोटे से सेपरेशन पर रखे हुए दो चार्जेस थे, बहुत छोटे से सेपरेशन पर रखे हुए दो चार्जेस थे, यानी कि कुछ इस तरीके के। ये भी मैंने बहुत ज्यादा दिखा दिया है, दिखा इससे छोटा मैं सकता ही नहीं हूं। ये भी मैंने बहुत छोटा बहुत बड़ा दिखा दिया है, क्योंकि वो ऑर्डर आपको बताया था मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलते थे, मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, तो वो बहुत छोटी चीज है। तो ये बहुत छोटा सा सेपरेशन है, ये डायपोल है एक, मान लिया मैंने। अब क्या बोला, किसी पॉइंट की हम बात करते तो पॉइंट मॉलिक्यूल के ऑब्वियसली बाहर लिया जाता था, या हम डायपोल के लिए फील्ड देखते तो आर ज्यादातर बड़ी रखते थे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, फिर क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर मैं बोल रहा हूं पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को अगर मैं डायपोल के एंड पॉइंट से मिलाऊं, अगर देखिए डायपोल के एंड पॉइंट से अगर इस पॉइंट की लोकेशन को टच कर दिया जाए तो अब ये लाइंस आपको दिख रही हैं, ये सेपरेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इसको हम बोलते थे आर इज ग्रेटर देन, क्या बोलते थे? आर इज ग्रेटर देन ए, यानी कि शॉर्ट डायपोल की सिचुएशन है। अब यहीं पर एक बात मैं सिखा रहा हूं, अभी ये थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं हम कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सा दो लाइंस आपको दिख रही हैं, अगर मैं इस पोर्शन को जनरली हाइड कर लूं, ये रख लीजिए, मैंने इस पोर्शन को क्या कर लिया? हाइड। तो रफली आप देखेंगे, रफली नहीं अप्रोक्सीमेटली लगभग बोल सकता हूं, बिल्कुल लमसम बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइंस लगभग कैसी हैं? पैरेलल हैं। ये दोनों लाइंस ही कैसी हैं? पैरेलल हैं। उसको दूसरी मैथमेटिक्स से बोल सकते हैं ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल कैसा है? बहुत छोटा है। तो ये दोनों लाइंस में लगभग कैसी मान सकता हूं? पैरेलल मान सकता हूं। दोनों लाइंस कैसी हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। तो यही हम डायपोल में यूज करने वाले हैं, दोनों बातें। पहली, एक लाइन के बराबर अगर पोर्शन कट करना है तो क्या करते हैं? एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दूसरी बात कि दो लाइंस अगर बहुत पास पास हो और एक ही पॉइंट पर ज्वाइन कर रही हो, एक ही पॉइंट पर ज्वाइन कर रही हो और बहुत पास पास हो, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं या अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती हैं। अब ये बात यहां पर अच्छे से दिख रही है, मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तब उतने अच्छे से नहीं दिखेगी, तो इसलिए मैंने पहले ही बाहर निकाल के दिखा दिया है
चलिए अब डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, हमें करना क्या है। तो हमें क्या करना है, डायपोल के लिए किसी जनरल पॉइंट पर फील्ड निकालना है। हमने क्या कर लिए है, एक डायपोल बना लिया है अच्छा सा। मान लीजिए ये डायपोल है, एक तरफ है माइनस क्यू चार्ज, एक तरफ है प्लस क्यू चार्ज, दिख रहा होगा आपको, और ये रहा डायपोल का सेंटर ओ। क्या कह रहे हैं, इस डायपोल के लिए एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट यानी ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, और ये रहा एक जनरल पॉइंट, मैंने मान लिया ये रहा समथिंग। इस जनरल पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज गिवन आर। इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी गिवन है, आर, और इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो डायपोल की एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ये थीटा एंगल भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, यानी हमारे आंसर में ये थीटा एंगल भी आएगा और आर भी आएगा। चलिए कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट इज ए, बी और सी। कंफर्म है इतनी बात। हमें पोटेंशियल कहां फाइंड करना है, इस सी पर फाइंड करना है। अगर ये पॉइंट सी एक्सियल होता तो थीटा कितना हो जाता, आपको बता चुका हूं मैं, 0 हो जाता। अगर ये सी पॉइंट इक्वेटोरियल होता तो थीटा कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता। कंफर्म बात है। एक्सियल के केस में ये 180 भी हो सकता है, ये पॉइंट सी इधर भी आ सकता है। कंफर्म है ना। चलिए इतनी बातें सीख ली है। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है, प्रोसीजर वही है, एक बार ए से निकालेंगे, एक बार बी से निकालेंगे और अलजेब्रा की तरह ऐड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एट ए, सॉरी कहां पर निकालना है, सी पर निकालना है, ड्यू टू ए की वजह से पोटेंशियल निकाला, तो मान लिया V1 है। क्या फॉर्मूला होता है, KEQ अपॉन R। चार्ज कितना है, माइनस क्यू। सेपरेशन कितना है, हमें रखना है, ए से निकालना है सी पर, तो सेपरेशन क्या AC हो गया है, और ये रहा वो AC, दिख गया। तो सेपरेशन कितना है, AC। अब कुछ लोग बहुत होशियार हैं, होशियार नहीं है, जो गलती करते हैं वो, एक बात बताना जरा, ये O है तो ये डिस्टेंस क्या A हो गई है, क्या ये वाली भी A हो गई है। कुछ लोग बहुत जल्दी से बताने की कोशिश, R पता है कौन सी है इनमें से, R ये वाली डिस्टेंस है। कुछ लोग बहुत जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे AC की वैल्यू हो जाएगी √r² प्लस a², और वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। वो पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती थी, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो मैंने अभी AC को AC ही छोड़ दिया है। अब बात करते हैं, ये लिखा था पोटेंशियल, अब बात करते हैं पोटेंशियल एट C ड्यू टू B। B की वजह से पोटेंशियल तो नाम दे दिया V2 KEQ अपॉन सेपरेशन, क्या इस बार ये BC हो जाएगा, सेपरेशन कितना BC, ये वाला सेपरेशन। तो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे हम। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर दिया, और जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखना, एक बार ऐड करेंगे अगर दोनों को, तो KEQ हमें दोनों तरफ से कॉमन मिल रहा है ऐड करते ही। तो हमने ऐड किया तो क्या मिला कॉमन, KEQ। क्या बच गया है यहां से माइनस का 1/AC, यहां से प्लस का 1/BC। तो मैंने प्लस वाला टर्म पहले लिख दिया, 1/BC माइनस का 1/AC। लेट इट बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर रोक देते हो, आपको पता चल रहा होगा हम कहां फंस रहे हैं। हम AC और BC की वैल्यूज में फंस रहे हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को निकालना हमें सीखना है, और वो जो अब तक हमने बकवास करी थी उसका यूज करना है। देखिए एक बार थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, हमें निकालनी है AC की वैल्यू। याद करना AC की वैल्यू, क्या इस लाइन को देखना जरा, OC, ये लाइन दिख रही है OC और AC, दोनों का ओरिजिन एक ही पॉइंट से हो रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, देखें अगर हम तो। और क्या इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है। छोटा क्यों है, बिकॉज A is 2A is very small, then A is very very small, आधी और हो गई है वो,
तो बहुत छोटा सेपरेशन है, तो हमारी वो बात बिल्कुल सही होती साबित हो रही है कि कोई भी दो लाइंस जिनका ओरिजिन एक जगह से हो और बहुत पास पास हो, तो वो दोनों लाइंस होती कैसी हैं, पैरेलल। निगाहों पे भरोसा मत करना, निगाहें कुछ और कह रही हैं, निगाहें कह रही हैं कि बिल्कुल पैरेलल नहीं है, लेकिन निगाहों पे नहीं बात कर रहे हैं अभी हम, किस पे बात कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन पे, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो क्या बोला मैंने, AC और OC दोनों पैरेलल हैं। क्या इन दी सेम वे BC भी पैरेलल हो सकती है? आप जो बोलेंगे तो कतई नहीं हो सकती सर, कतई नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम नहीं हो सकती, बट जो अभी हमने सिचुएशन आपको दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, और बिल्कुल है, बिकॉज ये सेपरेशन फिर से कैसा है, बहुत छोटा। तो मैं एक पंचलाइन लिख रहा हूं, AC पैरेलल है किसके, OC के, और BC भी पैरेलल है किसके, OC के। ये सभी लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल्स हैं। अब पैरेलल है तो मुझे अगर करना क्या है, मुझे AC निकालनी थी कितनी है, और अगर AC निकालनी है तो तरीका ये था कि हम दूसरी पैरेलल लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसके बराबर का एक पोर्शन कट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, AC के एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो पहले तो मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ा लिया। अब A पॉइंट से अगर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो जितनी लेंथ AC की है उतनी ही लेंथ इस पोर्शन से काट सकता हूं मैं। तो मैंने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा वो परपेंडिकुलर, और कुछ नाम दे दिया इसको A डैश। तो जरा ध्यान से देखना, अब AC जो है वो A डैश C के इक्वल हो गई, और ऐसा करने का फायदा हमें क्या मिला, A डैश C को जरा ध्यान से देखना, क्या इसमें R का टर्म आ गया है, तो R का टर्म आ गया है, तो R तो हमें गिवन है ही, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो जरा देखिए एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, एक मैं निकालना बताऊंगा आपको, दूसरी आप खुद करेंगे। जरा एक बात और बोल देना, अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट होने के नाते ये भी क्या थीटा ही हो गया है। अगर कैमरे पे ना दिख रहा हो जूम करके तो मैं बड़ा करके लिख सकता हूं कि दिस एंगल, नहीं लिखा, दिस एंगल इज थीटा, दिख गया होगा ये इशारा मेरा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो अब मैं बोल ही क्या रहा हूं आपसे कि AC जो है वो इक्वल हो गई है A डैश C के। कैसे हुई, वही पैरेलल लाइंस वाले लॉजिक से, इसके बराबर का पोर्शन इससे कट कर लिया, कैसे, बाय ड्राइंग ए परपेंडिकुलर। A डैश C को जरा ध्यान से देखना, क्या A डैश C को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कौन कौन से दो पार्ट्स, एक तो A डैश O और दूसरा OC, A डैश O और OC। तो मैंने क्या लिख दिया, A डैश O प्लस OC। कंफर्म है इतनी बात। OC की वैल्यू आपको पता है, OC की वैल्यू कितनी है, R। A डैश O की वैल्यू आपको नहीं पता है, और A डैश O की वैल्यू पता क्यों नहीं है, वो भी पता है हमें, जरा देखना जरा, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कौन से वाला, A डैश O एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें A डैश O पता करना है, खूब रटाया है हमने 11th में, और 11th के बच्चे इतनी बात जानते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्या ये A डैश O बेस हो गया है, A डैश O क्या हो गया है, बेस, और बेस मैंने बताया था क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। बेस क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। तो जरा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, A डैश O की वैल्यू हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है, क्या ये रहा हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला, ये सिखाने वाली बात नहीं, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो क्या बन गया, A cos थीटा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं AC की वैल्यू क्या हो गई है, A डैश O का मतलब, A डैश O का मतलब क्या होगा, A cos थीटा प्लस OC का मतलब कितना है, R। तो ये क्या बन गई है, A cos थीटा प्लस R। कंफर्म है इतनी बात। अब चाहे ऐसे लिख लो, चलिए ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा था, अब बचा है BC, तो क्या यही प्रोसीजर B से करेंगे हम, B से भी क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, B से इस पैरेलल लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा वो परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं कुछ नाम इसको भी दे देता हूं, नाम आप समझ गए होंगे अब तक क्या रखने वाले हैं हम, बी डैश रखने वाले हैं। अब बोलना जरा, क्या BC जो लेंथ है वो किसके बराबर हो गई है, बी डैश सी के बराबर। पोर्शन कट कर लिया है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, फालतू का ही, कि परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ किया था तो इधर गिरा था, बी से ड्रॉ किया तो इधर गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा। आप सोच सकते हैं वैसे अगर इधर गिराएंगे तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, 90 से छोटा हो जाएगा, जितना नीचे आते जितना इधर आएंगे उतना ही एंगल छोटे होते जाएगा। आप देख भी सकते हैं ज्योमेट्री से, बट स्टिल आप कोशिश करिएगा इस बात को समझने की। तो मैंने क्या बोला, ये परपेंडिकुलर हो गया है तो मैं क्या बोल सकता हूं, AC की वैल्यू निकली। अब BC की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या बनेगी, BC इज इक्वल टू बी डैश सी। बी डैश सी का मतलब क्या हुआ, ये रही। अब हमें पिक्चर में R को लेकर आना है, हमारी मजबूरी है, बिकॉज आंसर किस में आना है, R में आना है, R स्मॉल r के टर्म्स में आना है। तो जरा इस बी डैश सी को देखने की कोशिश करना, क्या ये R के टर्म्स में लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OB डैश। अगर इतनी बड़ी OC में से मैं इतना सा पोर्शन हटा दूं तो क्या ये बी डैश सी बच गया है। तो क्या बचा मेरे पास, OC माइनस OB डैश। फिर से देखेंगे BC की वैल्यू क्या बनी, OC को अपन क्या लिख सकते थे, OC की वैल्यू कितनी है, R माइनस OB डैश। ढूंढिए ध्यान से, कहां है नजर, OB डैश पर, OB डैश ये रहा, R मैंने थोड़ी देर के लिए छुपा लिया, आपने डायग्राम में आपने बना लिया होगा। OB डैश ये रहा, पहचानिए क्या ये बेस है या परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है या परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली बेस है। बेस है अगर ये, तो बेस फिर से क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, और हाइपोटेनस 90 के सामने फिर से कितना है, A, दैट इज cos थीटा। बहुत बार सिखाया भी था कि बेस निकालना है हाइपोटेनस cos थीटा, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस sin थीटा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। BC की वैल्यू निकल आई, AC की वैल्यू निकल आई, आंसर आप समझ गए होंगे। करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर चेप देना है, डायग्राम सुंदर सा बना लेना है आपने। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ रखूंगा और रखने से पहले इसको यहाँ से हटाऊंगा, और हटाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, आपने लिख लिया है, यही उम्मीद कर रहे हैं। रख दें क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो क्या बना, V इज इक्वल टू KEQ वैल्यू पुट करेगा 1 अपॉन BC, 1 अपॉन BC का मतलब R माइनस A cos थीटा, माइनस का 1 अपॉन AC, और AC का मतलब कहां गया, क्या A cos थीटा प्लस R को R प्लस A cos थीटा लिखने, बात एक ही इसके जैसा लगेगा, R प्लस A cos थीटा। जैसे ही वैल्यू हमने रख ली है, हमारे लिए इनकी जरूरत खत्म हो गई। पूरा बोर्ड में एकदम क्लीन कर देता हूं, नीट एंड क्लीन। चलिए अब इसको सॉल्व करना बचा है। सॉल्व करना ऐसा कई बार कर चुके हैं, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। रख दीजिएगा V इज इक्वल टू KEQ, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या बना, R माइनस A cos थीटा इंटू R प्लस A cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बना R प्लस A cos थीटा, माइनस का साइन ये वाला, और ये ऊपर गया तो क्या बना, R माइनस A cos थीटा। ध्यान देखना, ये माइनस का मल्टीप्लाई मैं अंदर ही करने जा रहा हूं, आप एक लाइन में नहीं करेंगे, आप 2 लाइन में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हो। तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया तो माइनस का R हो गया, और ये किसका हो गया, प्लस का। ध्यान देना, कुछ कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है, R से R कैंसिल हो गया है, ब्रैकेट मैंने बंद नहीं किया था, तो V क्या बन गया, KEQ, ये हो गया 2A cos थीटा, और कितने लोग पहचान गए हैं ये क्या है, A माइनस बी, A प्लस बी। कैसे, A माइनस बी और A प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए कॉस थीटा का स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से पहचान लेना Q इंटू टू ए क्या होता है, रटा है Q इंटू टू ए होता है P, P इज द डायपोल मोमेंट, तो V बन गया के ई पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिख गया है इतना? आई होप आपको दिख गया होगा। ये बन गया है जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल, केईपी जो भी लिखा है सामने। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से इसके, यहां ही इसी रिजल्ट से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, इसी रिजल्ट से अचीव कर सकते हैं। एक बार आपने नोट कर लिया है मुझे उम्मीद है। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से और एक्सियल और इक्वेटोरियल का रिजल्ट अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है या फिर 180 हो सकती है। हम एक वैल्यू रख के देखते हैं पहले 0 वाली, और थीटा 0 रखने पर देखिए क्या मिलता है हमें। पहली बात तो थीटा 0 रखने पर क्या मिल जाएगा, एक्सियल फील्ड मिलेगा। तो वी एक्सियल की बात करेंगे तो केईपी, जरा यहां पर थीटा 0 के cos 0 यानी कि 1, तो क्या बना केईपी cos 0 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और cos 0 फिर से कितना 1। क्या लगभग यही रिजल्ट आया था? हमने एक और स्पेशल केस कर लिया था, r बहुत बड़ा है तो a खत्म कर दिया था, तो केईपी अपॉन आर स्क्वायर आया था। क्या बात जस्टिफाइड है? अब अगर मैं यहीं पर बोलता थीटा 180 रख रहा हूं, थीटा 180 रखूंगा तो जरा सुनना ध्यान से, क्या है cos 180 की वैल्यू माइनस आती है, तो मैं रख देता हूं एक बार थीटा 180 पर क्या बनेगा, वी एक्सियल इज इक्वल टू के ई पी कॉस 180 की वैल्यू -1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो बात वही रहने वाली है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बाहर लिख सकते हैं, 1 को हटा भी सकते हैं आप चाहे तो अपने पास हटा के रख लेंगे अगले स्टेप में। तो जरा देखना एक्सियल पॉइंट पर क्या दो तरह का पोटेंशियल आ गया है, कौन कौन सा, एक प्लस का केईपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा आ गया है माइनस का केईपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कितने लोग आप में से एक बात समझ गए हैं कि कौन सा वैलिड कब होगा? अगर मैं आपको बोल दूं तो थीटा 0 का मतलब ये सी पॉइंट किसके पास होगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। थीटा 180 का मतलब ये पॉइंट सी घूम के कहां पहुंच गया, माइनस क्यू के पास। अब मैं बोलूं आंसर के टर्म्स में, अगर चार्ज या अगर पॉइंट जिस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो नेगेटिव के पास होगा तो आंसर विल बी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव के पास होगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव। क्या पंचलाइन बन गई है? कब कौन सा यूज होगा? तो वी एक्सियल क्या प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो वी एक्सियल का फाइनल टर्म पता चला। अब वी इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात करेंगे तो क्या बनेगा, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा डेफिनेटली कितना है, 90 है, और थीटा अगर 90 है तो जरा यहां पर रख दीजिएगा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर यहां पर cos 90 0 है तो v इज एब्सोल्युटली 0। ये तो हमने कल सीख लिया था, दोनों ही बातें कल सीख ली थी। तो आप लिखेंगे कैसे, अब v एक्सियल की वैल्यू क्या बन गई है, प्लस माइनस के ई पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का रिजल्ट जब पॉइंट निगेटिव चार्ज के पास होगा, पॉजिटिव जब पॉजिटिव के पास होगा। कंफर्म है इतनी बात? आई होप क्लियर है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको और भी लेंथी मेथड से किया जा सकता है कोसाइन रूल यूज करके, बट वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होगा आपके लिए। आई थिंक इतनी बात आप सीख पाए हैं। एक ही बात यूज किया पूरे क्वेश्चन में जो अटपटी थी, वो थी इस AC की लेंथ निकालना। ये पॉइंट हमने A लिया था, इस AC की लेंथ निकालना थोड़ा अटपटा था। उसके लिए क्या किया हमने, ये लाइन यहां से सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, बस क्या कर दिया, इसके बराबर पोर्शन सामने वाले से कट किया। वो कैसे कट किया, बाय ड्राइंग ए परपेंडिकुलर, बिकॉज बोथ दीज लाइंस आर पैरेलल अप्रोक्सीमेटली। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब हम लोग अगले लेक्चर में
और ज़रूरी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग कैपेसिटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक है। पेपर, एग्ज़ाम, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हर जगह इम्पॉर्टेंट है वो। तो कैपेसिटर के लिए तैयार रहिए। वो समझ में तब आएगा जब आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब तक की फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जहाँ तक हो गया वो सब कंप्लीट होगा। सिर्फ उसी केस में आपको कुछ समझ में आएगा कैपेसिटर के बारे में। तो उम्मीद है मैं एक दिन का और गैप लूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एक दिन का गैप इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप पिछला वर्क तैयार कर सकें, वेस्ट मत करना इस टाइम को। क्लियर है? और बहुत एक और बात बोल दूँ, बहुत सारी हवा चल रही है इस समय, सिलेबस कट हो रहा है। सिलेबस कट हुआ तो भी आपका नुकसान है, ध्यान रखिए ये बात। खुश मत होइएगा कि सिलेबस कट, मैंने देखा है बहुत से लोग सिलेबस कट होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिलेबस काट दिया जाए। आपके लिए नुकसान है वो, समझ रहे हैं? ये जो चीज़ें हैं आपको दोबारा कहीं नहीं सिखाई जाएंगी। अगर एक भी टॉपिक कट हुआ आपके लिए बहुत नुकसान है। क्या कट कर सकते हैं? आपको हर चीज़ आगे मिलने वाली है और बड़ी होके मिलती है। अब ये अलग बात है आप बिल्कुल लाइन से हट जाएंगे तो अलग बात है। तो उम्मीद अपनी तरफ से ये करिए कि ना कटे, हमें पूरा पढ़ना है, ये सोच के चलिए। ऑल द बेस्ट।